हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन पर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, ये आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों की टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सामान्य प्रशिक्षण, मैंने यूपी से 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। एससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी नोट्स होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है, क्लास टाइम टेबल और पेपर कटिंग आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो पहले आपको अपने मोबाइल के जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है। लाइव क्लास में आप अपने एजुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कस करके चैट करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। आपको डेली बेस के आधार पर पीटी और मेंस का टेस्ट दिया जाता है। तो आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसके तहत निर्धारित समय में आपको सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं। और अकेडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्स किसी के पीटेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। एकेडमी के जीएस के 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है और आप यदि मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है इसे हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन 69,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। ऑप्शनल पेपर का भी आप अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के अलग से सब्सक्रिप्शन का जो 12 मंथ का है वह 27,500 का है और यदि आप यहाँ भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और अनअकैडमी के द्वारा जो नेक्स्ट कॉम्बाट है वो आयोजित किया जाएगा डेट 7 फरवरी को, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ढेर सारे प्राइजेज आपको जीतने का अवसर मिलेगा। और 1 फरवरी से अनअकैडमी के द्वारा नए बैचेज की शुरुआत की जा रही है। आप इस 1 फरवरी से शुरू होने वाले जो 2020 के लिए 2021 के लिए 2022 और 2023 के लिए है, इस बैचेज का आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपने घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैचेज हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और बाइलिंगुअल सभी रूपों में है। आप जिस फॉर्मेट में अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं उस फॉर्मेट का सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और 31 जनवरी के बाद इस अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप या आपके मित्रों में से जो भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है यथाशीघ्र ले ले और आप अनअकैडमी के कम्बो पैक का प्रयोग करें ताकि आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट मिले। तो यदि आप प्लस कोर्स, ऑप्शनल पेपर का और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक साथ लेते हैं 12 मंथ का तो यह 88,705 का है और यदि आप 24 मंथ का लेते हैं यह 1,31,510 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे आप 10% डिस्काउंट को प्राप्त करेंगे। और यदि आप दोनों प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यानी ऑप्शनल पेपर का भी और जीएस का, तो यह 12 मंथ का जो है 70,103 का है और 24 मंथ का जो है यह 99,680 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अनअकैडमी के कम्बो पैक का प्रयोग करें ताकि आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट की प्राप्ति हो और आपका पूरा कोर्स भी कवर हो जाए। तो आइए एक बार फिर से सभी का आधुनिक भारत के क्लास लेक्चर में सीरीज में स्वागत है आपका। तो आज हम जिस टॉपिक पर आधुनिक भारत के क्लास में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य हैं।
तो इस टॉपिक को थोड़ा-सा कोरिलेट करने के लिए हम जो पीछे 2-4 क्लासेस इस पर हुई है, उसके बारे में आपको बता दें और जो नहीं देखे होंगे पीछे का क्लास वो देख लेंगे, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है अनअकैडमी में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में हमने 2 लेक्चर इस पर उत्तरवर्ती मुगल पर आधारित है। उत्तरवर्ती मुगल जो हम लोग कर चुके हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेके 1857 तक बहादुर शाह जफर तक ये कर चुके हैं। और दूसरा हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन और विस्तार कर चुके हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का जो भारत में आगमन हुआ था और व्यापार कर रहे थे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और विस्तार, ये दो टॉपिक मॉडर्न इंडिया का क्लास प्रोग्राम में हो चुका है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य है। में 2 लेक्चर कम से कम होगा। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जब हम 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य को कवर कर लेंगे, तब यदि आप पिछला वीडियो सब देखे होंगे तो हमने सब का फ्यूचरिस्टिक लास्ट में समेशन किया है। तो हम ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश एक्सपेंशन जो एंग्लो कर्नाटक वॉर होता है, जो बंगाल में विस्तार होता है, जो मराठों के साथ होता है, जो मैसूर के साथ होता है, जो एंग्लो सिख वॉर होता है, उस सब के बारे में, ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्षेत्रीय राज्य आज पढ़ेंगे और इसके बाद ये जो आधुनिक भारत का वीडियो है ये कंटिन्यू सीरीज के रूप में चलता रहेगा। बीच में चूंकि दिसंबर का जनवरी का महीना बीत चुका है, फरवरी आ गया है, तो जनवरी का जो करंट अफेयर्स है कॉलेज इन्वायरमेंट का हम मैराथन सेशन के रूप में लाते हैं, वो आपके लिए लाएंगे, करंट अफेयर्स का लाएंगे ताकि आपको एक साथ सभी चीज़ें मिल जाए। लेकिन ये जो मॉडर्न इंडिया का लेक्चर है अब आपके लिए कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 18वीं शताब्दी के राज्य के बारे में जो है सबसे पहले आप वहां पर हम लोग चलते हैं। आज आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी स्लाइड पर है। तो 18वीं शताब्दी में जो उदित होने वाले राज्य हैं हम उनको 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। 3 श्रेणियों में कौन कौन? तो मुगल साम्राज्य से अपने को पृथक कर बने स्वतंत्र राज्य। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसे राज्य थे जो पहले मुगलों के अधीन प्रांत के रूप में थे, मुगल प्रांतपतियों के द्वारा वहां प्रशासन किया जाता था। और जब कमजोर शासक आए उत्तरवर्ती मुगल, तो उनके शासन के काल में प्रांतपतियों ने मुगलों का जो जुआ था वो उतार फेंका और अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर लिया। तो एक ये राज्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि तो इस तरीके के राज्यों में जो मुगल प्रांत, इसको हम लोग एक तरीके से कहते हैं उत्तराधिकार वाले राज्य भी कहते हैं। और उत्तराधिकार वाले राज्य कहने का अर्थ यही होता है कि ये वैसे राज्य हैं जो पहले कभी क्या थे कि मुगलों के अधीन थे, और मुगलों के अधीन होने के बाद क्या था कि ये वहां से स्वतंत्र हुए थे। और स्वतंत्र होने के बाद जो है तो इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। तो ऐसे राज्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तराधिकार वाले राज्य कहते हैं। दूसरा राज्य जो इस श्रेणी में आते हैं उसको हम लोग कहते हैं मुगलों के खिलाफ विद्रोह के द्वारा स्थापित नए राज्य। तो मुगलों के खिलाफ विद्रोह के द्वारा जो स्थापित नए राज्य थे, इसमें बेसिकली दो राज्य को आप रख सकते हैं। एक इसमें सिख राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि सिख राज्य इसी तरीके से अस्तित्व में आया था। और दूसरा आप देखेंगे कि मराठों का जो राज्य था शिवाजी के नेतृत्व में, और उसके बाद जो शिवाजी के बाद पेशवा के नेतृत्व में राज्य आता है वो भी कुछ इसी प्रकार के। तो इन दो राज्यों को आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। और कुछ स्वतंत्र राज्य जो उत्तर भारत में भी थे और दक्षिण भारत में भी बने थे, इन राज्यों के बारे में विशेषकर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो राज्य हैं इनके बारे में, तो सबसे पहले जो उत्तराधिकार वाले राज्य हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो सबसे पहले वो उत्तराधिकार वाले राज्य के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं। इसमें से एक अवध आता है, दूसरा बंगाल आता है और तीसरा जो हैदराबाद राज्य है वो आता है। क्योंकि अवध का जो प्रांत था वो भी पहले मुगलों के अधीन होता था, जो बंगाल का प्रांत था वो भी मुगलों का अधीन, और हैदराबाद जो था वो भी मुगल के प्रांत ही होते थे। आगे चलकर उत्तरवर्ती मुगलों का अधीन जब कमजोर शासक आए तो यहाँ के प्रांतपतियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके शासक के रूप में स्थापित कर लिया। तो ये 3 उत्तराधिकार वाले राज्य हैं। और कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न में आ जाएगा कि इनमें से कौन उत्तराधिकार वाले राज्य हैं और कौन नहीं है। तो ये तो आप जान लिए। अब जो इस उत्तराधिकार वाले राज्य में सबसे पहले जो बंगाल का राज्य है, तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो कौन सा हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ने ही धीरे धीरे, खासकर जो इसको औरंगजेब के द्वारा ही प्रांतपति बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया था। जैसे आप देख रहे हैं कि 1701 में औरंगजेब ने ही मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और फर्रुख सिख के शासन काल में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा इसने कर ली थी। जो फर्रुख शेर का शासनकाल है उत्तरवर्ती मुगलों के समय में लगभग 1700
1213 से लेके जो 1719 तक का शासनकाल है, अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर लिया था। और मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में बिहार को बंगाल में मिलाया गया। इन मुर्शिद कुली खां ने एक्सपेंशन की भी नीति अपनाई और उसने बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया। और अगला शासक शुजाउद्दीन के समय में उड़ीसा को भी बंगाल में शामिल कर लिया गया। तो 18वीं शताब्दी का जो बंगाल था, ये बहुत बड़ा क्षेत्रीय राज्य था, जिसमें बंगाल का पूरा क्षेत्र शामिल था, दूसरा बिहार का पूरा क्षेत्र शामिल था, और तीसरा उड़ीसा का भी क्षेत्र शामिल था। और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे आज़ादी के समय में स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ते जाती है, धीरे धीरे वैसे वैसे बंगाल से ये राज्य स्वतंत्र भी होने लगते हैं। बिहार स्वतंत्र होता है, इससे अलग होता है, बंगाल उड़ीसा इससे अलग होता है, लेकिन अभी ये तीनों इंटीग्रेटेड पार्ट है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो इसी में बंगाल में हो जाएगा कि जो इस उत्तराधिकार वाले बंगाल वाले राज्य हैं, तो 1726 तक यहाँ पर मुर्शिद कुली खां का शासन होता है। और मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 से लेके 1738 तक शासक बनता है। और घेरिया का युद्ध होता है, ये 1739 में एक युद्ध होता है, घेरिया का युद्ध 1739 में। इसमें शुजाउद्दीन के उत्तराधिकारी सरफराज खां को पराजित करता है। कौन पराजित करता है? तो अलीवर्दी खां के द्वारा पराजित किया जाता है। और 1739 में घेरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां के द्वारा सरफराज खां को पराजित करने के बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है, जो 1739 से लेके 1756 तक बंगाल का नवाब रहता है। और 1756 तक वो बंगाल का रहता है। उसके बाद बंगाल के नवाब में सिराजुद्दौला बनते हैं, जिनके समय में प्लासी का युद्ध होगा। तो जब हम सिराजुद्दौला के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जब हम ब्रिटिश एक्सपेंशन पढ़ने जाएंगे प्लासी के बारे में, तो उस समय मुर्शिद कुली खां की पॉलिसी पर भी चर्चा होगी और अन्य जो शासक हैं उनके पॉलिसी पर भी चर्चा होगी। सिराजुद्दौला बनता है। फिर सिराजुद्दौला को एक षड्यंत्र के तहत प्लासी के युद्ध से पहले ही जो षड्यंत्र हुआ रहता है, उस तय प्रोग्राम के तहत हटाया जाता है। फिर मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर जाती है, तो मीर जाफर शासक बनता है। फिर उसको जिस तरीके से सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करके हटाया गया था, फिर मीर जाफर को हटाया जाता है, तो मीर कासिम बनते हैं। मीर कासिम के बाद फिर कुछ दिनों के लिए मीर जाफर के बाद मुबारिकुद्दौला और नजीमुद्दौला बंगाल के नवाब हैं। तो कभी कभी क्रम में पूछा जाएगा, तो सिराजुद्दौला से पहले सबसे पहले कौन हो जाएंगे? मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन हो जाएगा? शुजाउद्दीन हो जाएगा। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां, और सरफराज खां के बाद अलीवर्दी, और अलीवर्दी के बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम। तो मीर कासिम के समय में ही 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन में। और सिराजुद्दौला के समय में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तो ये बंगाल का नवाब है, और बंगाल के नवाब योग्य नवाब थे। हालांकि इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी मुगलों के प्रांत से, लेकिन इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में भी कई सारे सुधार के काम किए थे। खासकर इस क्षेत्र में जो मुर्शिद कुली खां है उसका अहम योगदान है, और दूसरा जो अलीवर्दी खां है उसका भी अहम योगदान। इन दोनों ने बंगाल के जमींदारों के ऊपर महत्वाकांक्षा के ऊपर नियंत्रित करके रखा। यहाँ के विद्रोही जमींदारों को दबाया, विद्रोही जमींदारों से उनकी जमींदारी लेकर दूसरे जमींदारों को दे दी, और हिंदुओं को भी बंगाल के प्रशासन में स्थान दिया था। ये उत्तरवर्ती जो भी मुगल के समय क्षेत्रीय राज्य थे, इसमें अधिकांश राज्यों की ये विशेषता थी कि हिंदू जो थे उनके मुस्लिम प्रशासन में देखभाल करते थे, प्रशासनिक राज्य जो राज्य थे उसमें प्रशासन की देखभाल करते थे। और मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां जो थे, इन्होंने यूरोपियों को भी नियंत्रित रखा था, इन्होंने यूरोपियों को भी नियंत्रित करके रखा था। यानी कि इनको भी टैक्स देकर यहाँ से व्यापार करना होता था। और यही जो है सो सिराजुद्दौला चाहता था, आगे चलकर हम लोग देखेंगे, यही सिराजुद्दौला चाहता था कि किसी तरीके से, जिस तरीके से व्यापार मुर्शिद कुली खां के समय होता था, और जिस तरीके से अलीवर्दी खां के समय होता था, उसी तरीके से व्यापार यूरोपीय कंपनियां इनके समय में भी करे। और कई सारे मुद्दे थे जिस पर दोनों के बीच तनाव होता है, और धीरे धीरे मामला प्लासी तक पहुंच जाता है। तो ये हम प्लासी के युद्ध में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो उत्तरवर्ती मुगलों के समय का क्षेत्रीय राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद के स्वायत्त राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1724 में हुई थी। और 1724 में इस राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क उर्फ चिनकलेज खां और उर्फ असफ जह, ये नाम था असफ जह, इसको नाम दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद
शाह रंगीला के द्वारा इसको असफ जाह की टाइटिल दी गई थी। और असफ मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसके जो वंश का नाम है उसको असफजाही वंश के नाम से भी जाना जाता है, असफजाही। और निजामुल मुल्क को मुगल बादशाह के द्वारा दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। किस मुगल बादशाह के द्वारा? तो जो मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1719 से लेके और 1744-46 तक मुगल का शासक होते हैं, तो उसी के द्वारा जो है इसको दक्कन की सूबेदारी नियुक्त की गई थी। और 1722 ईस्वी में इसे दक्कन के 6 प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद था। और मुगल सम्राट ने ही उसे असफजाह की उपाधि दी थी, जैसे मैंने पहले ही बताया। और यहाँ से चूंकि पहले जो निजामुल मुल्क है ये मुगल शासक का यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर भी रह चुका था। और वजीर के क्रम में इसने चाहा था कि प्रशासन में जो मुगल दरबार है उसमें षड्यंत्रों से ये दूर रहकर चाहता था कि प्रशासन में सुधार हो। लेकिन जब यह देखा कि शासक जो मुगल बादशाह है उसके प्रशासनिक सुधार में कोई अभिरुचि नहीं है और मुगल दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बिंदु हो चुका है, तो इन दोनों कारणों से परेशान होकर वो दक्षिण भारत चला जाता है और तब जाकर वहां पर वो एक असफजाही वंश की स्थापना करता है। और फिर निजामुल मुल्क के द्वारा चकुरखेरा के युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को पराजित किया जाता है। आगे चलकर बादशाह के साथ इसका मत भिन्न होने लगता है, तो बादशाह इसको एक तरीके से सीमित करने के लिए मुबारिज खान को भेजता है, लेकिन चकुरखेरा के युद्ध में उसको भी पराजित करता है। और 1748 में क्या होता है, निजाम की मृत्यु के बाद हैदराबाद में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है। इसमें एक मुजफ्फरजंग गद्दी का दावेदार के रूप में आता है और दूसरा गद्दी के दावेदार के रूप में नासिर जंग आता है। और इसी उत्तराधिकार के संघर्ष के बीच इसमें यूरोपीय कंपनी को हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है, क्योंकि उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो इसमें मुजफ्फर जंग का समर्थन करेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो डुप्ले उस समय फ्रेंच गवर्नर है वो करता है मुजफ्फर जंग का समर्थन हैदराबाद की गद्दी के लिए। तो अंग्रेजों के पास कोई और विकल्प ही नहीं था, उन्होंने भी हैदराबाद की गद्दी के लिए नासिर जंग का समर्थन किया। तो यहाँ से उत्तराधिकार के युद्ध में ही इनको एंट्री करने का अवसर मिलेगा और धीरे धीरे हैदराबाद पर पहले फ्रेंच वर्चस्व स्थापित होता है। और चूंकि जो प्रथम एंग्लो कर्नाटक वॉर होता है तो दोनों निर्णायक स्थिति में बराबर स्थिति में रहते हैं, लेकिन स्थल पर फ्रांसीसियों को थोड़ा सा एच मिल जाता है और हैदराबाद में एक फ्रांसीसी रेजिडेंट रख दिया जाता है जनरल बुस्सी के नेतृत्व में। तो यहाँ तक जो है ना सो अंग्रेजों के तुलना में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को डुप्ले को ज्यादा उपलब्धता थी। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वार होगा, थर्ड एंग्लो कर्नाटक वार होगा और फ्रेंच शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और हैदराबाद के क्षेत्र में भी, हैदराबाद पर भी क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत हो जाती है। आप देखेंगे कि 1760 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है और उस बांडीवास के युद्ध में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होती है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होती है तो 1763 में एक संधि होता है जिसको हम लोग पेरिस की संधि कहते हैं। तो पेरिस की संधि के तहत कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर, भारत के साथ उनको केवल व्यापार करने का अधिकार रहा, बाकी किले बनाने का अधिकार नहीं रहा, सिक्का ढालने का अधिकार नहीं रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई षड्यंत्र में शामिल नहीं हो सकता था। इस तरीके के प्रतिबंध उस पर लगा दिए जाते हैं। और इससे पहले जो निज़ाम है इसके बारे में आप बहुत सारा चीज जान भी चुके हैं। जो 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, जो उत्तरवर्ती आप मुगल का लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें मैंने बताया था कि इस करनाल के युद्ध में भी निजामुल मुल्क जो है मुगल बादशाह के साथ युद्ध लड़ा था अगेंस्ट नादिर शाह के। बाद में युद्ध में उसने मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई थी, शांति समझौता करने में उसकी प्रमुख भूमिका रही थी। तो ये ध्यान रखेंगे। और निजामुल मुल्क जो था इसने भी दक्कन में वहां पर जो था सो प्रशासनिक व्यवस्था सेटअप स्थापित करता और हिंदुओं को भी अपने प्रशासन में स्थान देता है, जैसे बंगाल के नवाब ने दिया था, ठीक उस तरीके से इसने भी हिंदुओं को अपने प्रशासन में स्थान दिया था। और जब हम लोग एंग्लो कर्नाटक वॉर पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में, तब हम उसमें डिटेल से आपको बताएंगे। अभी इस तो कुछ फैक्चुअल सेक्शन है और जो राज्य थे उत्तरवर्ती मुगलों के समय में 18वीं शताब्दी में, उसके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और आगे की क्लास के लिए कनेक्टिविटी दे देना, ये मेरा अभी मूल उद्देश्य है, ताकि आपको ये न लगे कि ये हैदराबाद राज्य कहाँ से आ गया, फिर बंगाल कहाँ से आ गया। ये मूल उद्देश्य है ताकि आप इसको
समझ कर रखें, जब ब्रिटिश एक्सपेंशन होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब मैं कहूंगा ब्रिटिश एक्सपेंशन में प्रथम एंग्लो कर्नाटक वार में इस युद्ध का प्रथम कारण जो था सो हैदराबाद के गद्दी के उत्तराधिकार के लिए था। तात्कालीन कारण जो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। तो उस पर डिटेल से वहां चर्चा करेंगे, लेकिन जब ये आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ 1748 में निजाम की मृत्यु हुई थी, और निजाम की मृत्यु के बाद गद्दी के दो दावेदार निकलकर सामने आए थे, एक मुजफ्फर जंग और एक नासिर जंग, और इसी के बीच में दोनों कंपनी को एंट्री करने का अवसर मिल जाता है। नेक्स्ट जो तीसरा उत्तराधिकार वाला राज्य हो जाएगा वो कौन है, अवध का राज्य है। तो पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी के मध्य तक अवध का विस्तार था, यानी गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में यहाँ पर कन्नौज, और बिहार यूपी की सीमा पर ये कर्मनाशा। ये एरिया जो हो जाएगा लगभग पूरा का पूरा उस समय का ये क्या होता था, अवध का राज्य होता था, ये अवध का राज्य। तो 1722 ईस्वी में अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, सादत खां उर्फ बुरहान उल था इस राज्य का संस्थापक। और इसको भी मोहम्मद शाह ने उसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, यानी कि जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसी के समय में ये राज्य बने थे, तो इसके समय में अवध को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। और जब उसको सूबेदार के नियुक्त किया गया था तो धीरे धीरे उसने आपको, जैसे बंगाल के शासक ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में पूरी तरीके से अपना जुआ उखाड़ फेंका था, जैसे हैदराबाद के निजाम ने पूरी तरीके से मुगलों का जुआ उखाड़ फेंका, ठीक उसी तरीके से सादत खान ने भी धीरे धीरे मुगलों का जुआ उखाड़ फेंका और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। 1740 ईस्वी में ये जो सआदत खां है ये आत्महत्या कर लेता है। कैसे आत्महत्या कर लेता है इसकी पूरी कहानी आपको बताया हूँ कि 1739 ईस्वी में जो करनाल का युद्ध होता है, इस करनाल के युद्ध के बाद क्या होता है कि जो अहमद शाह, ये जो नादिर शाह है जब जाता है तो यहाँ से जाते समय ये वजीर बना के जाता है, किसको, निजाम को वजीर बना के चला जाता है। और चूंकि जो शहादत खां था ये खुद वजीर बनना चाहता था, तो जब उसको वजीर का पद नहीं मिला तो उसने क्या किया, नादिर शाह को एक तरीके से उस्काने का काम किया कि यदि आप दिल्ली जाएं, दिल्ली जाने पर आपको कम से कम 20 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। और यही स्थिति उत्पन्न होती है, इसी के कारण नादिर शाह दिल्ली आता है। दिल्ली में फिर एक नादिर शाह की सैनिक हत्या के अफवाह में वो मारकाट करता है, और जो वादा शहादत खां किए रहता है कि आपको दिल्ली जाने पर 20 करोड़ रुपया इससे भी अधिक धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, नहीं होता है, तो डर के मारे वो क्या करता है, विष खाकर, जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। इस तरीके से इसका अंत हो जाता है। इसके बाद सफदरजंग जो है अवध का नवाब बनता है। तो सआदत खां के बाद अवध का नवाब 1742 ईस्वी में कुछ समय के लिए पटना पर भी इसका अधिकार रहा था, यानी सफदरजंग के समय में पटना पर भी अवध के नवाबों का अधिकार रहा था। और 1744 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने इसका अपना वजीर नियुक्त किया था, यानी मोहम्मद शाह रंगीला इसको वजीर नियुक्त किया था। और इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे वो नवाब वजीर कहलाने लगे। इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे वो किस नाम से जाने लगे, नवाब वजीर के नाम से जाने लगे। सफदर जंग के बाद उनके उत्तराधिकारी नवाब वजीर के नाम से जाने लगे। और 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच लड़े गए मणिपुर के युद्ध में, या मणिकपुर आप कह सकते हैं, मणिकपुर के युद्ध में मुगलों का साथ दिया था क्योंकि उनके वजीर थे एक तरीके से। और अहमद शाह से वजीर का पद प्राप्त करता है, फिर से मुगल सम्राट अहमद शाह से भी वजीर का पद प्राप्त करता है। सफदरजंग ने फर्रुखाबाद के बंगस नवाबों और जाटों के विरुद्ध भी अभियान किया था। अभी आप देखेंगे बंगस का भी राज्य होता था। और इसने जापा सिंधिया और मल्लाव राव होलकर के साथ मैत्री संबंध स्थापित करके रखा। ये दोनों मराठा फेडरेशन के सदस्य थे, यानी कि सिंधिया। आगे देखेंगे कि जो शिवाजी के बाद जो मराठा कॉन्फेडरेशन बनता है खासकर पेशवाओं के समय में, तो पेशवा के समय में जो मराठा कॉन्फेडरेशन का निर्माण होता है उसमें 5 परिवार निकल कर आता है। उसमें पूना का जो होता है उसको हम लोग पेशवा, ये एक तरीके से कहेंगे सबसे प्रधान होते थे। फिर इसमें जो दूसरा ग्वालियर का होता था तो ग्वालियर का सिंधिया होता था, तो वही सिंधिया है मल्हावराव होलकर, ग्वालियर के सिंधिया होते थे। जापाजी सिंधिया भी वहीं के हो जाएंगे। फिर यहाँ पर नागपुर का जो होता था तो नागपुर का जो खंड था ये भोंसले कहलाते थे, नागपुर के भोंसले कहलाते थे। दूसरा बड़ौदा का जो होता था मराठा कॉन्फेडरेंसी वो गायकवर कहलाता था, बड़ौदा का जो होता था वो गायकवर कहलाता था। पूना का पेशवा, ग्वालियर का सिंधिया, नागपुर के भोंसले, बड़ौदा का गायकवर। और इसमें एक और कॉन्फेडरेशन में शामिल होता था
जिसको हम लोग कहते थे पेशवा, सिंधिया, भोंसले, गायकबर, और इंदौर का एक और परिवार इसमें होता था मराठा कॉन्फेडरेसी में, जिसको होलकर के नाम से जाना जाता था। तो ये कभी कभी मैच करने के लिए भी आता है, याद रखेंगे। ये पांचों मराठा कॉन्फेडरेसी के परिवार के थे। इसमें जो पूना का पेशवा था सबसे प्रमुख होता था। ये जो जापा सिंधिया और मल्हारराव होलकर हैं, यही मराठा कॉन्फेडरेसी के हैं, जिसके साथ इन्होंने अच्छे संबंध बना के रखा था। इसी के समय में जो ये जो सफदर जंग है, इसी के समय में अवध के क्षेत्र में लखनवी संस्कृति का विकास हुआ था। लखनवी संस्कृति का विकास जो हुआ था इसी के समय में हुआ था। कभी कभी ये स्टेट पीसीएस में पूछ देगा कि किस शासक के शासन काल में अवध में लखनवी संस्कृति का विकास हुआ था, तो सफदरजंग या अवध के नवाबों के समय ये विकास हुआ था। इसके बाद सुजाउद्दौला शासक बनता है, जो सफदरजंग का पुत्र है। 1759 में अली गौहर को लखनऊ में शरण देता है, जो ये मुगल नवाब था अली गौहर, इसको शरण देता है, और पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। यानी कि यहाँ पर आकर पाला अपना पलट लेता है और अहमद शाह अब्दाली को साथ देता है। और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ता है सुजाउद्दौला। जाहिर सी बात है, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें 3 शासक शामिल थे। एक मुगल बादशाह शामिल था, दूसरा बंगाल का नवाब शामिल था, और तीसरा जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे वो इसमें शामिल थे। इसके बाद सादत अली, अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला अवध का नवाब प्रमुख रूप से, और वाजिद अली शाह जो है वो अवध का अंतिम नवाब, जिसके शासनकाल में अवध पर कुशासन, माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो कुशासन कर के आरोप लगाकर 1856 में जो विलय किया गया था, तो इस समय में ब्रिटिश गवर्नर जो था वो डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के समय में ये मिला लिया गया था। इस पर भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में अवध में कुशासन था या नहीं था। एक पक्ष ये सामने निकल कर आता है, क्योंकि जिसके आधार पर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। पहला इसमें प्रश्न जो चर्चा कहेगा जब हम लोग ब्रिटिश एक्सपेंशन पढ़ेंगे उसमें, कि क्या अवध में कुशासन था या नहीं था, और दूसरा, यदि कुशासन था अवध में तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था? अवध का नवाब जिम्मेदार था या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए जिम्मेदार थी? इन तमाम कॉन्सेप्चुअल चीजों पर, जिसके बारे में आपको एग्जाम के मेंस में लिखना पड़ेगा, उस पर हम ब्रिटिश एक्सपेंशन जब एक एक करके करेंगे उसमें आपको बताते जाएंगे कि कौन इसके लिए जिम्मेदार था, और किस रिपोर्ट पर कैसे इसके लिए रिपोर्ट बनाया जाता है, किस तरीके से इसके एक तरीके कहेंगे कि अवध के विलय के लिए फाउंडेशन तैयार किया जाता है, क्यों अंग्रेजों को इतनी जल्दबाजी थी अवध के विलय करने की, सभी के ऊपर चर्चा हम करेंगे। ये 3 उत्तराधिकारी राज्य जो थे कौन कौन से हो गए? एक उत्तराधिकारी जो बंगाल का था, संक्षिप्त में आपने समझ लिया। दूसरा जो हैदराबाद का था वो आपने समझ लिया। तीसरा जो अवध था वो आपने समझ लिया। यानी कि अवध के विलय तक के फैक्चुअल सेक्शन को आपने जान लिया है। अब इसका मेंस का सेक्शन होगा, अवध का विलय जो होता है वो कुशासन के आधार पर होता है। तो कुशासन का क्या अर्थ होता है, वास्तव में अवध में कुशासन था या नहीं, और तीसरा कि यदि कुशासन था अवध में तो इसके लिए आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन था, इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा दूसरे प्रकार का राज्य जो मुगल सत्ता का विरोध करके स्थापित हुए राज्य थे उसमें। एक पंजाब का जो सिख राज्य हो जाएगा वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जो पंजाब का राज्य था जो अस्तित्व में आया था, तो गुरु गोविंद सिंह के समय में भारत की एक प्रमुख सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में सिख उभर कर सामने आए थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था कि सिखों को दबा कर रखा था, या गुरु गोविंद सिंह के समय औरंगजेब ने अंतिम समय में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के प्रयास किए थे। गुरु का खत भी मिला था औरंगजेब को, और फिर वो दक्षिण की ओर जाकर औरंगजेब से मिलने वाले थे। जो भी मुगल बादशाह और सिखों के बीच गिले शिकवे थे इसको दूर करने वाले थे। लेकिन जब तक गुरु गोविंद सिंह औरंगाबाद पहुंचते पहुंचते तब तक औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए नहीं। लेकिन लास्ट टाइम में इन्होंने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, और औरंगजेब ने शक्ति के बल पर भी सिखों को नियंत्रित करके रखा था। लेकिन नादिर शाह के आक्रमण, यानी जो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है और 1761 में पानीपत की लड़ाई होती है, और उससे पहले यदि आप देखेंगे 1761 में पानीपत की लड़ाई और कई सारे अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भी होते हैं। तो पंजाब में एक तरीके से क्या होता है कि न केवल पंजाब की बल्कि उस पूरे क्षेत्र में एक राजनीतिक शून्य, पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति आ जाती है। शून्यता को आप यहाँ पर जब लेंगे, राजनीतिक शून्य की स्थिति। राजनीतिक शून्य कहने का अर्थ हो गया
कि यहाँ पर कोई अच्छे तरीके से सत्ता संभालने वाला नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि 1761 में पानीपत की युद्ध के बाद क्या होता है कि मराठों का जो ओज था वो लगभग समाप्त हो जाता है। हालांकि 1761 के बाद आप देखेंगे माधवराव के नेतृत्व में फिर से एक बार मराठी वर्कर सामने आते हैं, लेकिन वो शक्ति जो कभी मराठों का अटक से कटक तक दुदुम्बी बजता था वो लगभग अब समाप्त हो चुका था। और नादिर शाह के आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और उत्तरवर्ती मुगलों की कमजोर होती हुई शक्ति, क्योंकि जो भी उत्तरवर्ती मुगल आ रहे थे धीरे धीरे उनकी शक्ति काफी कमजोर होते जा रही थी। इसी कमजोर होती हुई शक्ति, तीन परिस्थिति आपको याद रखना है। एक तो नादिर शाह का जो आक्रमण था इसके कारण, दूसरा अहमद शाह अब्दाली और फिर 1761 में पानीपत का युद्ध, और तीसरा कि जो मुगलों की कमजोर होती हुई सत्ता थी, तो उत्तर पश्चिम भारत खासकर पंजाब के क्षेत्रों में क्या हुआ था कि एक प्रकार से राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और इसी राजनीतिक शून्य की स्थिति में कई सारे मिसल का उदय हुआ था, कई सारे मिशल का उदय हुआ था। मिसल का जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है समान लोगों का समूह या संगठन, समान लोगों का समूह या संगठन, समान लोगों का समूह या संगठन, समान लोगों का समूह या संगठन जो होता है वो एक प्रकार का मिसल था। ये सिख मिशल थे। उसी राजनीतिक शून्य की स्थिति को भरने के क्रम में इस प्रकार के सिख मिशलों का उदय होता है। और लगभग उस समय पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमें 12 सिख मिसल की जानकारी मिलती है। कितने सिख मिसल की जानकारी मिलती है? तो 12 सिख मिसल की जानकारी मिलती है। और उसी में से एक सिख मिसल था जिसका नाम था सुकर चेकिया या सुकर चकिया मिसल। उसी में से एक सिख मिसल था जिसका नाम था सुकरचकिया मिसल। इसी सुकरचकिया मिसल के घर रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। तो रंजीत सिंह के बारे में अब आप जान लें कि रंजीत सिंह सिख राज्य के मूल रूप से संस्थापक हो जाएंगे। सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। इनके पिता का नाम महा सिंह था, यानी सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महा सिंह के घर रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। और रंजीत सिंह को जो है 1799 ईस्वी में इन्होंने अफगानों के शासक जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर का प्रांतीय सहायक पद पर नियुक्त किया था। और रंजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। जब इन्होंने राज्य विस्तार करना चाहा तो इन्होंने जम्मू कश्मीर सब पर भी अधिकार किया। इन्होंने पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर को और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया था। देखिए यहाँ पर रंजीत सिंह के बारे में हम शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन जब एंग्लो सिख वॉर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से हम आपको बताएंगे कि रंजीत सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रंजीत सिंह ने किस तरीके से सेना बनाई थी, कैसे राज्य का विस्तार किया था। कुछ तो अभी भी होगा। अभी मूल रूप से ये है कि जब ब्रिटिश एक्सपेंशन आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको ये ना लगे कि ये राज्य कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। इसलिए शॉर्ट इंफॉर्मेशन के साथ, फैक्चुअल सेक्शन के साथ ये समझना है आपको। और इसके बाद रंजीत सिंह का अंग्रेजों के साथ कैसे संबंध होता है? तो चूंकि इस समय क्या था कि जब रंजीत सिंह का शासनकाल है तो यूरोप में नेपोलियन के उत्थान का या नेपोलियन के वर्चस्व का समय है। लगभग आप कह सकते हैं कि 1899 से लेके 1815 तक का जो समय है यूरोप में नेपोलियन के वर्चस्व का समय है। तो नेपोलियन के भारत पर भी आक्रमण की संभावना बढ़ रही थी। तो इसीलिए रंजीत सिंह के साथ प्रारंभ के समय में अंग्रेजों ने जो संबंध तय किए थे वो मित्रता के संबंध तय किए थे। और इस तरीके से संबंध परिभाषित किया था कि रंजीत सिंह रुष्ट होकर फ्रेंच से भी अच्छे संबंध ना बना ले, ये मूल उद्देश्य था। तो नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति तथा फ्रांस और रूस की मित्रता, 1805 में क्या हुआ था, 1805-6 में एक टिलसिट की संधि हुई थी, टिलसिट की संधि। और ये जो टिलसिट की संधि हुई थी, इस टिलसिट के संधि के तहत रूस और फ्रेंच की मित्रता हो गई थी। यानी कि इस समय जो ब्रिटेन को पराजित करने के लिए नेपोलियन ने एक महाद्वीपीय व्यवस्था को अपना रखा था, उस महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत रूस को भी शामिल करने के लिए, जो समय रूस का शासक जार होता था, तो टिलसिट की संधि नेपोलियन उसके साथ करता है और रूस को भी अपने खेमे में ले लेता है। तो वही फ्रांस और रूस की मित्रता हो गई थी। ये ब्रिटेन के लिए और बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन रहा था और उसको लग रहा था कि दोनों की सम्मिलित सेनाएं कहीं उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण न करे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उत्तर पश्चिम सीमा को असुरक्षित पा रहे थे। किसके कारण? तो नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति और जो फ्रेंच और रूस की मित्रता हो गई थी तो उसके कारण असुरक्षित पा रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 25 अप्रैल 1809 को
रंजीत सिंह के साथ चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा सहायक संधि की जाती है। एक सहायक संधि नहीं कहेंगे, एक मित्रता की संधि की जाती है। इसको सहायक संधि ना कह के क्या कहेंगे, इसको मित्रता की संधि कहेंगे। रंजीत सिंह के द्वारा एक मित्रता की संधि की जाती है, जिसका नाम क्या है, अमृतसर की संधि। और ये जो अमृतसर की संधि की जाती है, ये चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा किया जाता है। चार्ल्स मैटकाफ के द्वारा किया जाता है। तो ये पूछा जाएगा कि मित्रता की संधि किसने की थी, तो चार्ल्स मेटकॉफ कब हुआ था, 25 अप्रैल 1809 को। संधि का नाम अमृतसर की संधि। और इस संधि के तहत क्या हुआ था, तो सतलज नदी को दोनों ने अपने राज्य की सीमा मान ली थी। सतलज नदी को यदि आप देखेंगे, जिन्होंने दोनों अपने राज्य की सीमा मान ली थी, इसको यदि आप भारत के मानचित्र पर देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हो जाएगा, इस तरीके से ये उत्तराखंड का एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर का, यहाँ से राजस्थान का एरिया हो जाएगा। और इस तरीके से तो यहाँ पर क्या था ना कि ये एक तरीके से सतलज नदी का आज का एरिया हो जाएगा यही। तो इस सतलज नदी से इधर का जो एरिया हो गया ये ब्रिटिश सीमा मान ली गई। और इससे इधर सिख राज्य को स्वीकार कर लिया कि इससे इधर आपका हो गया। और ये सतलज नदी जो है दोनों की सीमा मान ली गई थी अमृतसर की संधि के तहत। और अभी अंग्रेज इस तरीके से मित्रता की संधि जो करते हैं रंजीत सिंह के साथ, इसका मूल मकसद क्या है कि जो फ्रेंच और रूस की मित्रता हो गई है, और जो नेपोलियन के आक्रमण का भय है, दोनों के सम्मिलित सेनाओं के आक्रमण का भय है, ऐसे में अंग्रेज को लग रहा था कि यदि रंजीत सिंह भी उस सम्मिलित सेना के साथ मिल जाएंगे तो हमारे लिए स्थिति काफी कठिन हो सकता है। इसलिए इन्होंने चार्ल्स मेटकॉफ को भेजकर एक मित्रता की संधि कर ली थी। और इस मित्रता की संधि के बाद दोनों एक दूसरे से बेफिक्र होकर अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहे। इस समय तक यानी कि 1809 में संधि होती है और 1823 तक रंजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार करते रहे। इसी 1809 से 1823 के बीच रंजीत सिंह के द्वारा 1811 में कांगड़ा पर अधिकार कर लिया जाता है। 1811 में ही मुल्तान पर अधिकार कर लिया जाता है। 1813 में अटक पर, 1819 में कश्मीर जो आपको पहले बताया था, और 1830 में पेशावर पर भी रंजीत सिंह के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। तो दोनों अपने अपने साम्राज्य के विस्तार में लगे रहते हैं और रंजीत सिंह के द्वारा भी कर लिया जाता है। तो इसको क्रम में है, इसको याद रखेंगे। कभी कभी अरेंज करने के लिए भी आ सकता है स्टेट पीसीएस में कि रंजीत सिंह के द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे उसको क्रम में सजाएं, या फिर वर्ष के साथ भी आपके पास आ सकता है कि किस वर्ष में रंजीत सिंह के द्वारा कौन सा क्षेत्र जीता गया, इसको सुमेलित कीजिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो रंजीत सिंह के समय और था उत्तरवर्ती रंजीत सिंह का थोड़ा सा और आप जान लीजिए। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने ही रंजीत सिंह को कोहनूर हीरा दिया था। आपको याद होगा कोहनूर हीरा का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। और ये जो कोहनूर हीरा है, तो सबसे पहले ये कहाँ से मिला था कोहिनूर हीरा, ये मध्य काल में मिला था। गोलकुंडा के खान से मिला था, ये गोलकुंडा के खान से मिला था। और जब अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान होता है, तो तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव के द्वारा यह अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वारा किसको दिया जाता है, प्रताप रुद्र देव को मिलता है। प्रताप रुद्र देव से ये किसके पास आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है। एके अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी से होते हुए यानी सल्तनत के शासकों से होते हुए ये मुगलों के पास पहुंचता है, यानी कि जो मुगल शासक है वहां तक पहुंचता है। मुगलों से कहाँ चला जाता है, तो यह चला जाता है जो मोहम्मद शाह रंगीला है, जिसके समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो मोहम्मद शाह के शासन काल में जब इसका आक्रमण होता है, नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, तो नादिर शाह ये लेकर चला जाता है। नादिर शाह के बाद यानी कि अफगानों के पास चला जाता है। और नादिर शाह से फिर अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद अफगान कहाँ पर आ गया, जमान शाह के पास आ गया। आप देख रहे हैं जमान शाह के पास है। और जमान शाह ने किसको दे दिया, तो जमान शाह से फिर आ गया पंजाब राज्य के पास, यानी रंजीत सिंह के पास आ गया। और रंजीत सिंह के पास से क्या होगा, जब 1849 में पंजाब का अंग्रेजों के द्वारा विलय कर लिया जाएगा, तो 1849 में पंजाब के विलय के बाद क्या होता है कि यह हीरा चला जाता है ब्रिटेन, और ब्रिटेन की जो महारानी है के मुकुट में ये हीरा लगाया गया है। तो इस तरीके से कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को मिलता है, क्योंकि
जमान शाह जब भारत से जा रहा था तो चिनाब नदी में इसकी कुछ तोपें गिर गई थी। उस तोप को निकलवाने के क्रम में खुश होकर रंजीत शाह को इन्होंने कोहिनूर हीरा भेंट दिया था। और 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और अगले 10 वर्ष में पंजाब में कई सारे छोटे छोटे शासक आते हैं। दिलीप सिंह के बाद खड़ग सिंह, खड़ग सिंह के बाद ननिहाल सिंह, ननिहाल सिंह के बाद दलीप सिंह, बीच में कई सारे और छोटे छोटे शासक आते हैं। यहाँ भी जैसे उत्तरवर्ती मुगल में कई सारे दल थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे दलीय राजनीतिक होती है। यहाँ पर सिंधवालिया दल मिलेगा, जैसे वहां पर था सिंधवालिया दल। इसी तरीके से यहाँ पर अहलुवालिया दल मिलेगा, सिंधवालिया, अहलुवालिया। और ये जो दलीय राजनीति शुरू होती है, ये पंजाब के राज्य के पतन का कारण बनता है। और यहाँ पर हम आप देखेंगे कि 1849 में क्या होता है कि फाइनली पंजाब को जीत कर करके जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है, उसके बाद पराजय होती है सिखों की। दलीप सिंह को पेंशन दे के दिल्ली भेज दिया, लंदन भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। और जो महारानी होती है उनको शकूरखेरा में जो एरिया था पंजाब में, वहीं पर पेंशन पर छोड़ दिया जाता है, दे दिया जाता है। और पंजाब का 1849 में विलय कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने वहां तक आपको पहुंचा दिया। अब इस बीच में मूल रूप से आपको क्या पढ़ना है सिख राज्य में, तो आपको रंजीत सिंह का जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको पढ़ना है, जो यूरोपीय पद्धति पर इन्होंने किया था। रंजीत सिंह को भारत का विक्टर जाकमोंट जो है, इसने भारत का ऐसे नेपोलियन भी कहा है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि कुछ प्रशासन को देखना है, और जो दो एंग्लो शिखवार होता है, फर्स्ट एंग्लो शिखवार और सेकेंड एंग्लो शिखवार, वो आपको देखना है मूल रूप से कि कैसे क्या परिस्थितियां, उसका कारण कैसे होता है और कैसे होता है। पंजाब का विलय 1849 में होगा सेकेंड एंग्लो शिखवार के बाद, ये ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो राज्य हो जाएगा वो जाट राज्य हो जाएगा, जो 18वीं शताब्दी के जाट राज्य हैं। तो जाट राज्य हो जाएगा, बेसिकली ये मथुरा, दिल्ली और आगरा के आसपास का जो क्षेत्र था वो जाट राज्य के था। तो जाट मूल से क्या थे, ये कृषक जाति से संबंधित थे। और ये दिल्ली, आगरा, मथुरा के क्षेत्र के निवासी थे। जैसे मैंने आपको बताया, चूरामन और बदन सिंह को स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक माना जाता है, जिसको सूरजमल ने मजबूती प्रदान किया था। वैसे यदि आपको एक शासक चूज करना होगा कि स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था, और उसमें यदि एक शासक आपको चूज करना होगा तो नो डाउट आप बदन सिंह को चूज करेंगे। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में है तो कुछ ना कुछ चूरामन का भी योगदान था और मूल रूप से बदन सिंह का योगदान था, ये याद रखेंगे। तो जाट में कभी कभी क्रम देने के लिए आता है, जो जाट शासक हुए थे या जो जाट नेता हुए थे उनका क्रम कभी कभी आता है। तो वो क्रम है, सबसे पहले गोकुला जाट आते हैं, ये तिलपत के जमींदार थे। और गोकुला जाट का विद्रोह किसके समय में होता है, आपको पढ़ाया है, याद होना चाहिए। फिर औरंगजेब के समय में ही राजा राम का विद्रोह होता है, जो गोकुला के बाद इसके द्वारा अकबर का कब्र भी लूट लिया जाता है। फिर राजा राम के बाद रामचेरा जाटों का नेता बनता है। इसका नाम बीच में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन जब अरेंज करने के लिए आएगा और रामचेरा रहेगा तो आप जरूर तीसरे नंबर पर, पहले स्थान पर गोकुला, दूसरे स्थान पर राजा राम और तीसरे स्थान पर रामचेरा। फिर चुरामन आते हैं, फिर बदन सिंह और फिर सूरजमल। सूरजमल के बाद जो है सो जाट कमजोर पड़ते जाते हैं। तो उसके बाद कैसे होता है वो आगे आ जाएगा। चूड़ामन ने थीम नामक स्थान पर एक दुर्ग का निर्माण कराया था। ये मोस्ट भी है, याद रखेंगे, पूछ सकता है थीम के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो चूड़ामन ने थीम के दुर्ग का निर्माण कराया था। और फिर आगरा के मुगल सूबेदार जयसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने थीम दुर्ग पर कब्जा कर लिया, तो चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। यानी 18वीं शताब्दी के जो जयसिंह थे शासक, जिनकी जयपुर का आमेर के शासक होते थे, मुगल सूबेदार भी रह रहे थे। तो मुगल सेना ने जब थीम पर कब्जा कर लिया था जयसिंह के नेतृत्व में, तो उन्होंने क्या किया था, आत्महत्या कर लिया था, ये ध्यान रखेंगे। चूड़ामन के बाद उसका भतीजा बदन सिंह, जैसे मैंने पहले ही कहा, जाटों का नेतृत्व संभाला, जिसने 4 दुर्ग का निर्माण कराया। दीग के स्थान पर दुर्ग का निर्माण कराया, कुंबेर के दुर्ग का निर्माण कराया, वेद के दुर्ग का निर्माण कराया और भरतपुर में दुर्ग का निर्माण कराया। तो ये चारों दुर्ग जो है बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। नादिर शाह के आक्रमण का लाभ उठाकर बदन सिंह ने आगरा, मथुरा पर कब्जा कर लिया और भरतपुर राज्य की नींव डाली। चूंकि उस समय नादिर शाह के आक्रमण से सभी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उलझे हुए थे करनाल के युद्ध में, उसी परिस्थिति का लाभ उठाकर, क्योंकि इस तरफ मुगलों का दबदबा कम हो गया,
तो इन्होंने क्या किया, आगरा मथुरा के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके भरतपुर राज्य की नींव डाली। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की और इसके साथ महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया। कई बार यह प्रश्न आ जाता है पीटी में कि बदन सिंह को राजा की उपाधि किसने दी और महेंद्र शब्द उसके साथ किसने जोड़ा। अहमद शाह अब्दाली ने जोड़ दिया, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये जो 4 दुर्ग बनाया था वो बहुत महत्वपूर्ण है बदन सिंह के द्वारा। नीम का दुर्ग निर्माण कराया गया था किसके द्वारा, चुरामन के द्वारा, ये याद रखेंगे। और बदन सिंह को राजा और महेंद्र शब्द किसने, तो अहमद शाह अब्दाली। इसके अतिरिक्त इसके बाद सूरजमल राज्य का उत्तराधिकारी होता है। सूरजमल को जाटों का अफलातून यानी प्लेटो कहा जाता है वीरता के कारण। सूरजमल के बाद जवाहिर सिंह गद्दी पर बैठता है, जो जाट नेता जवाहिर सिंह गद्दी पर बैठता है। किंतु 1768 ईस्वी में जवाहर सिंह जयपुर के राजा माधो सिंह के हाथों पराजित होता है और जवाहर सिंह के समय से ही जाट राज्य का पतन हो जाता है। तो जवाहर सिंह के बाद रतन सिंह शासक होते हैं। रतन सिंह के बाद केसरी सिंह शासक और केसरी सिंह के बाद रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह के समय में 1805 में ब्रिटिश अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है। तो सूरजमल के बाद कौन सा शासक हो जाएंगे जाट नेता, जवाहर सिंह, यानी क्रम के रूप में जब आप याद रखेंगे, जैसे पहले पेज में आपको क्रम दिखाया था, तो क्रम के रूप में जब आप याद रखेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सूरजमल है। सूरजमल के बाद 3-4 शासक और हुए, वो याद रखेंगे। सूरजमल के बाद जवाहर सिंह, जवाहर सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व कौन संभालते हैं, तो रतन सिंह, रतन सिंह के बाद केसरी सिंह और अंतिम जाट नेता रंजीत सिंह, जिसके समय में 1805 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट जो क्षेत्रीय राज्य हो जाएगा वो राजपूतों का क्षेत्रीय राज्य यानी सवाई जयसिंह, जो मैंने आपको बताया, जो 1681 से 1743 तक रहते हैं। तो इनके बारे में और अन्य जो क्षेत्रीय राज्य है उसके बारे में हम आपके साथ अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। एक और लेक्चर लेकर आएंगे क्षेत्रीय राज्य के ऊपर। तो इस लेक्चर में आपने 3 उन राज्यों के बारे में जाना जो उत्तराधिकार का राज्य था। तो 3 उत्तराधिकार का राज्य कौन था, बंगाल था, अवध था और हैदराबाद के रूप में। हमने फैक्चुअल सेक्शन दिया, इसमें सभी चीजें बाकी है, जब ब्रिटिश एक्सपेंशन में आप पढ़ेंगे। फिर एक मुगल विरोध कर बने जो राज्य थे सिख, उसके बारे में, उसको भी मैंने एक कंक्रीट करते करते आपको पहुंचा दिया है 1849 तक। फिर जाट कैसे बनते हैं, कौन कौन इनके नेता थे और कब जाट राज्य अंग्रेजों में विलय, देखिए पूरी प्रक्रिया कहाँ पर जा रही है, इसके अंतिम छोर तक हम ले जा रहे हैं। 1805 में जाट का जो है सो उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। बाकी जो बचे हुए राज्य हैं, और आप सोच रहे होंगे कि मराठा भी मैंने बताया था कि मुगल विरोध से ही उत्पन्न हुआ राज्य था, तो मराठों के बारे में हम बताएंगे जरूर। उसमें शिवाजी से शुरू करेंगे क्योंकि मध्यकाल में हमने शिवाजी भी नहीं पढ़ा, शिवाजी बताएंगे। फिर हम आपको हर एक पेशवा के बारे में बताएंगे, तो वो एक पूरा लंबा लेक्चर होगा, उस पर भी बताएंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में जैसे जाट राज आपने देख लिया है, तो जो आमेर के शासक सवाई जय सिंह है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो बुंदेलखंड का राज्य था उसके बारे में पढ़ेंगे, छत्रसाल के बारे में। जो बंगस पठानों का रोहिलखंड का राज्य था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो दक्षिण भारत में केरल में उस समय 3-4 राज्य थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और तब हम आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन में लेकर चलेंगे। तो तब तक सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और फिर हम आपके साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 7 फरवरी को अनअकैडमी का जो नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है, इस कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करें। इसकी समय 11 AM निर्धारित है। आप इसमें इनरोल करेंगे और इनरोल करके पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत सारे प्राइजेज जीतने का अवसर मिलेगा और अपने प्रिपरेशन को भी जज करने का अवसर मिलेगा। और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो इसका 2 प्रकार का, एक प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 44,550 में आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद यह 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है।
मेरा रेफरल कोड शंकर YT अप्लाई करेंगे तो 10% डिस्काउंट। तो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में। अगर आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे शंकर YT तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और आप जानते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक करने वाला है, तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आपको बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना ना पड़े। और जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो एक प्रॉपर मेंटर गाइड की ज़रूरत होती है, तो ऐसे मेंटोर और गाइड आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ही मिलता है। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ही लें। और आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट। तो 12 मंथ का ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। तो जब तक हम अगला वीडियो लेकर आपके पास आते हैं तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट प्राप्त करें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।